नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बूढ़े पिता के साथ एक बेटी का विश्वासघात। सुबह से ही शर्मा जी के घर में भाग दौड़ का माहौल था। आज उनकी एकमात्र लड़की संस्कृति को देखने लड़के वाले आ रहे थे। संस्कृति अपने नाम के अनुसार ही गुणों वाली पढ़ी लिखी लड़की है। अभी हाल ही में उसने एक नामी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। शर्मा जी के परिवार में केवल वो, उनकी पत्नी राधा व संस्कृति, ये तीन ही सदस्य हैं। अतः आज ज़्यादा भाग दौड़ होना लाजमी है। संस्कृति ने पूरे रसोई घर का कार्यसार संभाल रखा है। उसकी माँ भी इस कार्य में उसकी मदद कर रही है। शर्मा जी मेहमानों के बैठने आदि की व्यवस्था करके उनकी प्रतीक्षा में द्वार पर ही नज़र जमाए बैठे हैं। 2 कुर्सी, सोफा के बाजू में, फिर सोफा के सामने 2 कुर्सी, बीच में एक बड़ी सी टेबल जिस पर कुछ दैनिक समाचार पत्र पड़े हुए हैं। टेबल के नीचे के हिस्से में कुछ पत्रिकाएं पड़ी हैं। वैसे तो कई रिश्तेदार हैं हमारे, परंतु आज काम के समय आने को कहा तो किसी ने हाँ तक नहीं किया। रसोई घर से श्रीमती शर्मा ने तुनक भरे अंदाज में शर्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई, सभी अपनी नौकरी पेशा ज़िंदगी की वजह से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, अतः नहीं आ सकते हैं। और सभी ने शादी में आने के लिए कहा तो है। तुम हम नौकरी पेशा लोगों की मजबूरियां नहीं समझ सकती। छुट्टी लेने में कितनी दिक्कतें होती हैं। बार बार अफसरों के आगे पीछे घूमने पर एक बार की छुट्टी मिलती है। अब अगर वो लोग अभी छुट्टी ले लेते तो शादी में कैसे आते। शादी तो दूर की बात है, अभी कौन सी बात पक्की हो ही गई है। अच्छा है जो कोई नहीं आया, फालतू में आने जाने का खर्चा और गले पड़ जाता बेचारों के। शर्मा जी की इतनी लंबी बात सुनकर राधा मुंह मोड़ते हुए बोली, आप शायद भूल गए हो कि आप रिटायर पोस्ट मास्टर हो, इसलिए हम शब्द का सोच समझ कर प्रयोग करो। अभी कुछ साल ही तो हुए हैं शर्मा जी को रिटायर हुए। पूरी नौकरी उन्होंने बड़े ही ईमानदारी पूर्वक पूर्ण की। इसी वजह से उनकी चारों तरफ काफ़ी नाम भी है। मध्यम वर्गीय परिवारों के पास नाम के अतिरिक्त और होता ही क्या है। शर्मा जी हॉल में चक्कर लगा रहे थे और बार बार अनजानी आहट महसूस करके दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते थे। थक हार कर वो दरवाजे के ही सहारे खड़े हो गए और कभी अंदर तो कभी बाहर देखने लगे। कभी कभी बीच बीच में रसोई घर का मुआयना भी कर आते, परंतु पत्नी की तेज आंखें देखते ही दहलीज से भी लौटना पड़ जाता था। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और शर्मा जी ने दरवाजे से लपक कर देखा तो गाड़ी उन्हीं के घर के दरवाजे पर आकर रुकी। शर्मा जी रसोई की तरफ आकर धीरे से बोले, अरे सुनती हो, लगता है वो लोग आ गए। इतना कहकर वो फिर दरवाजे की तरफ लपके। तभी अचानक उनकी नज़र बीच में रखे सोफे पर पड़ी, जिसके कवर का एक कोना थोड़ा सा नीचे ज़्यादा लटका हुआ था। वो तुरंत बड़बड़ाते हुए सोफे की तरफ लपके और फिर उसे ठीक कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शर्मा जी अंदर आ जाएं। अरे आइए आइए। शर्मा जी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए मेहमानों का स्वागत किया। मेहमानों में लड़के व उसके माता पिता थे। मेहमान बैठे, एक दूसरे का परिचय हुआ और कुछ देर बाद चाय नाश्ता मंगवाया गया। चाय नाश्ता मंगवाना केवल मात्र एक इशारा होता है कि अब लड़की को बुलाया जा सकता है। इशारा पाते ही राधा संस्कृति को लेकर हाल की तरफ बढ़ी चली आई। संस्कृति साड़ी में बहुत ही सादगी से भारतीय संस्कारों को समेटे हुए नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आई और टेबल पर रख कर वहीं पास ही खड़ी हो गई। बातों का सिलसिला पहले से ही चालू था। कभी लड़का संस्कृति को देख रहा था तो कभी संस्कृति चुपके से लड़के को देख रही थी। कुछ देर बाद लड़के और लड़की को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। तदंतर दोनों की रजामंदी लेकर शादी की आगे की बातें होने लगी। थोड़ी चर्चाओं के बाद दहेज के रूप में 5 लाख नगद व एक गाड़ी देने का वादा कर शर्मा जी ने मेहमानों को विदा किया। शर्मा जी के फैसले से राधा और संस्कृति दोनों ही खुश नहीं थे। अरे भाई, लड़का अध्यापक है, लड़के का बाप भी अध्यापक है, तो कम से कम इतना दहेज तो लेंगे ही। और मेरी केवल एकमात्र बेटी है, अतः उसके लिए मुझे अपने मन की करने दो। बस यही मेरी एक अंतिम इच्छा है। शर्मा जी के इतना कहने पर वो लोग आगे कुछ नहीं बोल पाईं। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू होने लगी। होती भी क्यों नहीं, केवल 2 ही महीने बचे थे और तैयारियां ढेरों थीं। इन्हीं तैयारियों के बीच कुछ दिनों से शर्मा जी थोड़ा बुझे बुझे से दिखने लगे थे।
उनके चेहरे पर अब केवल झूठी हंसी ही दिखाई देती थी। बेटी की शादी की तो उनको बहुत खुशी थी, पर कोई बात थी जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। रास्ते में आते जाते जब लोग उनको बेटी की शादी की बधाई देते तो वो एक फीकी सी मुस्कान दे देते थे। आज फिर दिन भर भाग दौड़ के बाद थक हार कर शर्मा जी घर पर लौटे थे। बहुत परेशान थे। आज तो खाना भी नहीं खाया और सीधे अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। राधा व संस्कृति उनके इस रवैये से थोड़ा हैरान थी। सब काम निपटा कर करीब रात को 9 बजे राधा कमरे में आई तो देखा शर्मा जी बिस्तर पर दीवार की तरफ मुंह घुमाए सो रहे हैं। शायद सो गए हैं, इतना कहकर राधा भी पैर सीधे कर पलंग पर बैठ गई। तभी देखा कि शर्मा जी सोए नहीं, केवल मुंह घुमाकर कुछ सोच रहे हैं। क्या हुआ जी, नींद नहीं आ रही है? क्या हुआ? कुछ दिनों से देख रही हूँ काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ तो है। देखिए, जो कुछ है घर में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही खुद अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पहले जब शादी की बात भी चलती थी तो आप बहुत खुश होते थे, परंतु आजकल आप बहुत ही परेशान से दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, वो शादी है। इतना कहकर शर्मा जी चुप हो गए। शायद सोच रहे होंगे कि फालतू की चिंता में परिवार को डालने से क्या फ़ायदा। क्या शादी? आगे बोलिए। क्या लड़के वालों से कोई बात हुई? नहीं, लड़के वालों की बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है जो आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? क्या पैसों की दिक्कत है? पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्या? हाय राम, आपकी बचत, फिक्स डिपॉजिट आदि देखते सब कुछ देख लिया। बेटी की पढ़ाई, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन, मेरी दमा की दवाइयों के बाद जो रकम बची है कुल मिलाकर 10 लाख के आसपास इकट्ठा हुआ है। इनमें मेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए जो बचा रखे थे वो भी शामिल है, जबकि खर्चे का जोड़ लगभग 20 से 25 लाख होगा। 5 लाख नगद, 5 लाख की गाड़ी, कम से कम 5 लाख का गार्डन, बाकी खाने पीने का, रिश्तेदारों का, बेटी के गहने, बाकी का दहेज, सब कुछ मिलाकर इस महंगाई के ज़माने में 20 से 25 लाख के आसपास का खर्च होने का अनुमान है। शर्मा जी की आवाज़ में एक निराशा सी झलक रही थी। राधा ने कुछ सोचा और उठकर पास रखी अलमीरा खोलकर उसमें से कुछ खोजबीन करने लगी। क्या ढूंढ रही हो? शर्मा जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही उनके सामने एक गठरी थी। उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उसमें राधा के कुछ जेवरात थे। ये सब क्या है? ये मेरे जेवरात हैं, देखिए कितने के होते हैं। राधा द्वारा 1 मिनट भी सोचे बिना किए गए इस काम से शर्मा जी के आंखों में आंसू भर आए और वो रूधे गले से बोली, पर मैं तुम्हारे गहने कैसे? मेरे गहने? कौन से मेरे गहने? मेरे गहने तो आप और आपकी खुशियाँ हैं। और फिर आप हमारी बेटी के भविष्य के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं ना। अगर आपके सुख दुख में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो राधा जो हमेशा शर्मा जी को आंख दिखाती रहती थी, उसकी ऐसी बातें सुनकर शर्मा जी को अपने भाग्य पर गर्व होने लगा। परंतु इन सब को मिलाकर भी 5 लाख तक का और इंतज़ाम हो सकता है। बाकी अभी भी लगभग 10 लाख के आसपास का इंतज़ाम कैसे करूं? ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। अपना तो कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है जिससे कुछ मांग सके, और मांगे भी तो किस दम पर? नौकरी है नहीं, जो पेंशन आती है उससे तो केवल घर खर्च ही चल पाता है। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल यह घर बचा है। शर्मा जी बात करते करते खांसने लगे। राधा ने उनको पानी का गिलास देते हुए कहा, हाँ तो इस घर को गिरवी रख दीजिए, फिर शादी के बाद इसको बेचकर कोई छोटा मोटा घर ले लेंगे। वैसे भी हम 2 लोग इतने बड़े घर में रहकर करेंगे भी क्या? राधा की बात सुनकर शर्मा जी के आंखों की रोशनी का पुनः संचार हुआ, परंतु अभी भी निराशा की छाया उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पर घर कैसे? कैसे? वैसे छोड़िए, मैं कागज़ लाती हूँ, सुबह ही जाइए और घर को गिरवी रख कर बाकी के पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए। इतना कहकर राधा घर के कागज़ ढूंढने लगी। अच्छा तो ऐसा करो, ये जेवर तुम्हारे रख लो, क्योंकि जब घर ही गिरवी रखना है तो इनको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। घर गिरवी रखने से तो काफ़ी पैसे मिल ही जाएंगे। शर्मा जी पोटली लेकर अलमीरा की तरफ बढ़ गए और पोटली अलमीरा में रख दी। राधा ने उन्हें घर के कागज़ दे दिए। शर्मा जी ने कागज़ तो नहीं लिए, परंतु भाव विभोर हो राधा को अपने गले से लगा लिए और राधे कहकर आंसू टपकाने लगे।
आज बरसों बाद शर्मा जी ने राधा को राधे नाम से संबोधित किया था और गले से भी लगाया था, तो राधा भी भाव विभोर हो आंसू बहाने लगी। उनकी ये सभी बातें संस्कृति दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो भी वहाँ खड़ी खड़ी आंसू बहाने लगी और मन ही मन खुद को कोसने लगी। सोचने लगी कि उसकी वजह से ही घर वालों की यह स्थिति हो रही है। उसकी सिसक को अंदर खड़े माँ बाप ने सुन लिया, अतः उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन? संस्कृति, बेटा तू है क्या वहाँ? हाँ पापा। संस्कृति की आवाज़ स्पष्ट बता रही थी कि वो रो रही थी। बेटा क्या हुआ? शर्मा जी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। कुछ नहीं पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। ना बेटा ना, ऐसी बातें नहीं करते। क्यों, क्या हुआ? कुछ ऐसी वैसी बात हुई क्या? नहीं पापा, आप उन लालचियों की झोली भरने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख रहे हो। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरा सब कुछ तो तेरा ही है। अब और कितनी ज़िंदगी बची है हमारे पास? वैसे भी तेरी शादी के बाद हमें अकेले ही तो रहना है, तो हम क्या करेंगे इतने बड़े घर का और इस पैसे का? मुश्किल से संस्कृति को चुप कराकर कमरे में भिजवाया और वो लोग भी बातें करते हुए सो गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही शर्मा जी तैयार होकर घर के कागज़ ले बाहर चले गए और दोपहर तक पैसों का इंतज़ाम कर खुशी खुशी वापस आ गए। शर्मा जी नए घर खरीदने से भी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उनकी बेटी की शादी निर्विघ्न हो जाएगी। शायद इस बात की खुशी ने उनके घर गिरवी होने का गम दबा दिया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सब बढ़िया तैयारियां थीं। शर्मा जी ने दिल खोल कर खर्चा किया था। आस पड़ोस वाले, सब रिश्तेदार आदि सभी उनकी तारीफ किए जा रहे थे। इतने में किसी ने कहा कि बारात आ गई, तो शर्मा जी, राधा व सभी रिश्तेदार बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। बारातियों का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। थोड़ी देर बाद बरमाला का वक्त हुआ तो दुल्हन को बुलवाया गया। राधा ने कुछ देर इंतज़ार किया, संस्कृति को आते नहीं देखा तो शर्मा जी को इशारा पाकर खुद संस्कृति को लेने चली गई। संस्कृति, बेटा संस्कृति कहाँ है? क्या पता चाची जी, हमने भी काफ़ी ढूंढा पर कहीं दिखी नहीं। बाथरूम में देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ हाँ, वहाँ भी देखा। कहाँ गई ये लड़की? इतना कहकर राधा कमरे में इधर उधर ताकने लगी। तभी पीछे से शर्मा जी आ गए। क्या हुआ, कहाँ है संस्कृति? कब से सब नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और तुम भी यहाँ आकर बैठ गई। संस्कृति के पापा, संस्कृति मिल ही नहीं रही है। नहीं मिल रही है मतलब? कहाँ गई? पता नहीं, राधा ने रोते हुए कहा। राधा की बातों से शर्मा जी को धक्का सा लगा और वो अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाने लगे। तभी उन्हें शादी का जोड़ा दिखाई दिया। पास जाकर उन्होंने देखा तो उसके ऊपर एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था, पापा मैं किसी और को चाहती हूँ, अतः मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने पहले भी आपको कई बार बताने की कोशिश की, पर आप इतने खुश थे कि आपकी खुशियों में विघ्न डालना नहीं चाहती थी। परंतु मैं अब और झूठी ज़िंदगी नहीं जी सकती, अतः मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। एक बात और पापा, प्लीज़ मेरी खुशी के लिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे और हमेशा स्वस्थ व प्रसन्न रहोगे। आपकी संस्कृति। पत्र पढ़ते पढ़ते शर्मा जी को चक्कर सा आने लगा और वो धड़ाम से पलंग पर गिर पड़े। हाय राम, ये इन्हें क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, अरे कोई पानी तो लाओ। संस्कृति के पापा, संस्कृति के पापा, उठिए। हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया है? राधा के दहाड़ मार कर रोने से वहाँ सभी रिश्तेदार, बारातिया, पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्हीं में से एक डॉक्टर भी थे। उन्होंने आकर शर्मा जी का चेकअप किया, फिर कुछ पानी के छींटे शर्मा जी के मुंह पर मारे। छींटे मारते ही शर्मा जी चिल्लाते हुए उठे, संस्कृति, संस्कृति, ये तूने क्या किया बेटी? इतना कहकर शर्मा जी अपना सिर पीटने लगे। तब तक संस्कृति का पत्र उन लोगों ने भी पढ़ लिया था। फलस्वरूप आपसी कुचर्चाएं होना शुरू हो गई थी। कोई बेटी को दोष दे रहा था तो कोई माँ बाप को, यहाँ तक कि उनके कई सगे रिश्तेदार भी उनके संस्कारों तक को दोष दे रहे थे। आस पड़ोस की महिलाएं भी उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने में लगी हुई थीं। कोई बेशर्म कह रही थी तो कोई बदचलन। इतने लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो बेचारे दुखी माँ बाप के दिलों पर मरहम लगाने वाली बात करते। रही सही कसर लड़के के पिता ने पूरी कर दी। शर्मा जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप एक बदचलन लड़की को हमारे पल्ले बांधने जा रहे थे।
उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही उनकी श्रीमती जी ने अपना राग आलाप दिया। अरे वो तो हमारे अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया, नहीं तो बेचारे हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसी कुल्टा को तो भगवान जन्म ही क्यों देता है पता नहीं। शर्मा जी व उनकी पत्नी लगातार रोए जा रहे थे एवं रिश्तेदार, आस पड़ोसी, बाराती सभी उनको कोसे जा रहे थे और सुनाए जा रहे थे। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, अरे अब ऐसे संस्कार दिए हैं तो भुगतो, तुम लोगों की किस्मत में रोना ही है तो रो। चलो भाइयों, ऐसे लोगों के घर खाना तो छोड़, पानी पीना भी नरक भोगने के समान है। उसके इतना कहते ही सब लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। बेचारे शर्मा जी व उनकी पत्नी रोते बिलखते सुबह तक अचेत से होकर गिर पड़े रहे। सुबह सुबह शर्मा जी थोड़े से संभले और बोले, सुनो, संस्कृति की कोई फ़ोटो है क्या घर में? हाँ है, पर क्यों? पुलिस थाने जा रहा हूँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने। वहाँ वो लोग मांगेंगे। क्या? पहले ही क्या कम बदनामी हो चुकी है उस चुड़ैल की वजह से जो अब आप उसकी खोजबीन में निकल रहे हो? राधा की बिलखती रोती हुई आवाज़ ने एक बार फिर शर्मा जी के थमे हुए आंसुओं को छलकने का निमंत्रण दे दिया। कुछ भी हो राधा, वो मेरी बेटी थी, इसलिए मुझे उसे ढूंढना है। और ढूंढ के क्या करोगे? घर में सजाओगे? क्योंकि अब उससे कोई शादी विवाह तो करेगा नहीं। अरे उसकी शादी क्या, लोग तो हम लोगों का भी मुँह देखना पसंद नहीं करेंगे। उसको ले आओगे तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, फिर भी मुझे उसे ढूंढना है। इस बार शर्मा जी की आवाज़ में कठोरपना था। अच्छी बात है, जाओ, बस मुझे ये बता दो कि उसका ढूंढ कर करोगे क्या? राधा का रोना अब भी जारी था। एक बार फिर शर्मा जी बिलखने लगे और अपने भरे गले से रोते हुए बोले, पूछूंगा उससे मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो उसने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। उसने जो चाहा मैंने दिया, उसकी खुशी के खातिर अपना घर तक गिरवी रख दिया, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? अरे लड़का पसंद नहीं था तो बता देती, उसकी पसंद का जो लड़का है उससे मिला देती, या फिर शादी से पहले ही मना कर देती। कम से कम हमारी इतनी बदनामी तो नहीं होती। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम भी तो थी राधा उस रात जब वो हमारे दुख पर रो रही थी ना तुम वहाँ? क्या तुम्हें याद नहीं राधा? तुम्हें क्या लगता है जो हमारी बेटी हमारे दुखी होने के ख्याल से भी इतना रो रही थी, वो हमें ऐसे दुख देकर जा सकती है ज़िंदगी भर रोने के लिए? नहीं नहीं राधा, मेरा दिल नहीं मानता। शर्मा जी की बातों से राधा का रोना कम हो गया था और वो भी किसी अनहोनी की आशंका में बोली, कहीं किसी ने हमारी बेटी का अपहरण तो नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा होता तो वो पत्र। अरे पागल, पत्र तो कोई दूसरा भी लिख सकता है। तू जल्दी जा और संस्कृति की फ़ोटो ला। मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ। और हाँ, वो पत्र भी लेती आना। पर फ़ोटो तो घर पर है, तो चल जल्दी घर पर। घर गार्डन से ज़्यादा दूर नहीं था, तब पैदल ही 2 मिनट में घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही राधा ने बिना किसी सवाल के फ़ोटो एवं पत्र शर्मा जी के हाथ में थमा दिए। शर्मा जी बिना मुँह धोए पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े और राधा वहीं चौखट पर बैठी रह गई। थाने में सीधे घुसते देखे हवलदार ने उन्हें रोक लिया। ए रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है, बड़े साहब से मिलने दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे पर क्यों मिलना है साहब से? साहब बड़े व्यस्त हैं, तुम मुझे ही बता दो कि क्या हुआ है। हवलदार के द्वारा सीधे प्रश्न पूछे जाने पर शर्मा जी खामोश हो गए। आखिर बताए भी तो किस मुँह से कि उनकी बेटी ने क्या किया है? क्या हुआ चाचा, बताओ, क्या काम है साहब से? वो मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। क्या रिपोर्ट? साहब, कल रात से मेरी बेटी घर से गायब है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बेटी को ढूंढ दो साहब। अबे कहीं रिश्तेदार के आस पड़ोस में चली गई होगी। नहीं साहब, सब रिश्तेदार आस पड़ोस के तो घर पर ही थे। क्या, घर पर क्यों? कल उसकी शादी थी साहब, वहीं से गायब है। अबे उसे गायब होना नहीं, भाग जाना कहते हैं। सीधे सीधे बोलना कि तेरी बेटी उसके यार के साथ भाग गई है। हवलदार की कटीली बातें शर्मा जी को चुभ गई। काका क्या बोल रहे हो साहब, थोड़ा सा तमीज़ से तो बात करो। श्यामलाल, ये कौन चिल्ला रहा है बाहर? अंदर से पुलिस ऑफिसर बोला। कुछ नहीं साहब, एक बूढ़ा अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आया है। क्या हुआ इसकी बेटी को? शादी के मंडप से अपने यार के साथ भाग गई साहब।
हवलदार की बात सुनकर पूरा थाना जोर जोर से हंसने लगा और शर्मा जी हाथ जोड़े लज्जित हो अफसर के सामने जा पहुँचे। साहब, मेरी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लो साहब। क्या पता कल से कहाँ गायब हो गई है। कोई फोटो लाए हो उसकी? हाँ साहब, ये लीजिए। अरे श्यामलाल, देखना तो, लड़की तो वाकई जवान लग रही है भाई। जी साहब। एक बार फिर पूरा थाना हंसी से गूंज उठा और एक बार फिर शर्मा जी ने अपनी आंखें झुका ली। श्यामलाल, इसकी रिपोर्ट लिख लो और हाँ, सब डिटेल में पूछ लेना, कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ, क्यों, कुछ भी छोड़ना मत। जी साहब। मुस्कुराते हुए हवलदार शर्मा जी को साथ ले एक तरफ बढ़ गया। शर्मा जी ने सब कुछ विस्तार से रिपोर्ट में लिखवा दिया और वो पत्र भी उनको दे दिया। आप 500 रुपया दे दो, जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हें बता देंगे। 500 रुपया? साहब, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब? हम यहाँ कोई धर्मशाला खोले बैठे हैं जो मुँह उठाकर चले आए। 500 रुपया दो, नहीं तो चलते बनो। पर साहब, रिपोर्ट लिखवाने के तो कोई पैसे नहीं लगते ना। शर्मा जी के इस सामान्य से सवाल ने उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। जवान चलता है, चल निकल बाहर, दोबारा इधर दिख गया तो अंदर कर दूंगा। चल भाग यहाँ से, हमें नियम कानून सिखा रहा है। अपनी 60 वर्ष की उम्र में ये पहली बार था जब किसी ने शर्मा जी को थप्पड़ मारा था। बेचारे के मुंह से खून आ गया। एक तमाचे ने उनका पूरा जीवन उनके सामने खोलकर रख दिया। उन्होंने एक एक पल याद कर लिया, परंतु उनको कोई भी ऐसा क्षण याद नहीं आया जब किसी अध्यापक ने या किसी अफसर ने, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उन्हें तमाचा मारा हो। शर्मा जी रात भर से इतना रोए थे कि अब तो उनकी आंखों से आंसुओं ने भी निकलने से मना कर दिया था, पर आंसुओं की कमी लहू ने पूरी कर दी और थप्पड़ पड़ने पर आंसू की जगह मुंह से लहू निकल पड़ा। शर्मा जी का पूरा गाल लाल लाल हो गया था। घर पहुंचते ही राधा बिलख पड़ी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? आपकी ये हालत किसने की? आपके मुंह से ये खून कैसे निकल रहा है? हे भगवान, रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। क्या हुआ ये? जवाब में इस बार शर्मा जी के आंसुओं ने उनका साथ दिया और जोरों से बरस पड़े। शायद आत्मीय शब्दों ने उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। शर्मा जी के मुंह से शब्दों के स्थान पर आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा ने भी उनका सिर गोद में लेकर बिलखना शुरू कर दिया था। ये दौर 1 से 2 घंटे चलता रहा। फिर राधा रसोई घर में गई और बर्फ लाकर शर्मा जी के गाल पर सेक करने लगी। सेक करवाते हुए शर्मा जी ने सिसकते हुए थानों में हुआ पूरा घटनाक्रम अपनी पत्नी को सुना दिया। वो भी सिसकती रहीं और शर्मा जी को ढाढ़स बंधाती रहीं। उसके अतिरिक्त और था भी कौन जो उनके जख्मों पर मरहम लगाता। दोनों एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते, कभी एक दूसरे से लिपट कर रोने लग जाते। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई, बिना खाए पिए। बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी कहाँ थी, सो दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दोनों की नींद सुबह दूध वाले के द्वारा गेट बचाए जाने पर खुली। राधा दूध ले आई और चाय चढ़ा दी। फिर दोनों ने बुझे बुझे मन से चाय पी और अपने गम को कम करने की नाकाम कोशिश करते रहे। रह रह कर दोनों को अपने बेटी की याद आती और दोनों सिसक पड़ते, पर कहीं मेरे रोने से वो ना रो पड़े, इसी भय से दोनों में से कोई अपने आंसू बाहर नहीं आने देता। अंततः जब आंसू रोके ना रुके तो राधा चाय के कप उठाकर रसोई में चली गई और बिना आवाज़ के फूट फूट कर रोने लगी। इधर शर्मा जी उठकर बाथरूम में चले गए और पानी का नल चलाकर बिलखने लगे। काफ़ी देर तक ऐसे ही रोते रहने के बाद शर्मा जी नहा धोकर बाहर आए और तैयार होने लग गए। शर्मा जी को तैयार होते देख राधा पूछ बैठी, अब कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? कुछ नहीं, वो अपने इलाके के नेताजी काफ़ी अच्छे हैं तो उनके पास जा रहा हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दें। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। कल गए थे ना, क्या किया उन जालिमों ने? पहले केवल आत्मा पे जख्म था, अब शरीर पर भी बनाकर भेज दिया। आपकी इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है जो इस उम्र में लोगों की मार खाते फिरे, वो भी मेरी कोख के उस कलंक के लिए जो हमें जीते जी मार गई। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर राधा शर्मा जी से लिपट कर सिसकने लगी। राधे, ए राधे, सुनना, तू तो मेरे जीवन के सुख दुखों की संगिनी है रे। मुझे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने दे, पता नहीं कब तक है सांस अब। इतना कहकर शर्मा जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछ दिए और बाहर को चले गए। आज भी शर्मा जी को केवल ठोकर के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला।
नेताजी ने मिलने से साफ मना कर दिया। इसी प्रकार दर दर भटकते हुए अंत में शर्मा जी हार गए और उन्होंने भटकना छोड़ दिया। घर में किसी कोने में पड़े वो रो लेते और किसी कोने में पड़ी उनकी पत्नी। बस उन लोगों का यही सिलसिला चलता रहता। एक दिन एक छात्र प्रेम, जो साहित्य विषय से अध्ययन कर रहा था, वो कहीं से उन लोगों के बारे में सुनकर उनके पास आया और उनसे उनके एवं उनकी बेटी के बारे में पूछा। जवाब में शर्मा जी ने अपनी बेटी के घर आने से लेकर उसके घर से चले जाने और आज तक की पूरी कहानी उसे सुना दी। प्रेम लिखते लिखते कई बार अपने आंसू पोंछता रहा। शर्मा जी भी कभी अपनी बेटी की स्मृतियों में हंसते खिलखिलाते और कभी उसके अचानक चले जाने से बिलखने लगते। अंत में कहानी पूर्ण होने के बाद जब प्रेम चलने लगा, तब शर्मा जी अपनी पत्नी को पास में ना देखकर उससे बोले, सुनो बेटा, एक मेहरबानी करोगे? हाँ हाँ बोलिए। बेटा, क्या तुम जो ये लिख कर ले जा रहे हो ये कहीं छपेगा? हाँ ज़रूर छपेगा। आपकी कहानी में इतना दर्द है कि हर कोई इसे पढ़ना और समझना चाहेगा। तो बेटा, एक बात और छूट गई है, वो भी लिखोगे क्या? हाँ हाँ ज़रूर, पर आपने तब से क्यों नहीं बताई? तब से मेरी पत्नी यहाँ पर थी और यह बात उसे भी नहीं पता। मैं उसे बताना भी नहीं चाहता। हाँ हाँ बताइए। प्रेम फिर अपने थैले से कलम व कागज़ निकाल लिखने को तैयार हुआ। तभी फिर शर्मा जी बोल पड़े, पहले वादा करो कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगे। अरे ऐसा क्यों? चलिए वादा किया, अब कहिए। बेटा, अब रोज़ रोज़ के तानों से हम लोग परेशान हो गए हैं। मेरा तो कुछ नहीं, परंतु बेचारी राधा का मन उन तानों से बहुत दुखता है। वो बेचारी मुझे बिना बताए कोनों में छुप छुप कर रोती रहती है और ये मुझसे देखा नहीं जाता। वैसे भी अब जीवन में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और जो हैं वो नरक के समान ही गुजर रहे हैं। तो ऐसे दिन गुजारने से फ़ायदा भी क्या है? इसलिए आज तुम्हारे आने से लगभग घंटे भर पहले हम दोनों पति पत्नी ने अपनी अंतिम चाय पी थी। हम दोनों की चाय में मैंने जहर मिला दिया था। अब हम लोग आसानी से मर सकेंगे और बेचारी राधा के भी सब दुख दर्द मिट जाएंगे। क्या जहर? प्रेम जहर शब्द सुनकर चौंक गया था। हाँ बेटा, पर तुमने वादा किया था तुम किसी को नहीं कहोगे, इसलिए मेहरबानी से हमें अपने जीवन का एक सुख तो भोगने दो। अब हमें मरने दो। प्रेम मजबूर था। वो रोता हुआ वहाँ से उठ दरवाजे के पास जाकर सुबकने लगा। शर्मा जी भी उठकर अंदर अपने कमरे में चले गए थे। राधा भी रसोई से बाहर आई तो देखा कि शर्मा जी नहीं हैं और प्रेम दरवाजे के पास जाने को तैयार हो रहा है। वो लपक कर उसके पास गई और बोली, सुनो बेटा। प्रेम ने अपने आंसू झट से पोंछे और बोला, हाँ माँ जी बोलिए। जा रहे हो? जी हाँ, मेरा काम हो गया, मैंने कहानी लिख ली, अब मैं चलता हूँ। बेटा, मेरा एक काम और करोगे? जी हाँ बोलिए। क्या एक लाइन मेरा और भी जोड़ दोगे बिना किसी को बताए? प्रेम बड़े आश्चर्य में था कि अब ये क्या लिखवाना चाहती हैं। फिर भी उसने हाँ कर दी और लिखने बैठ गया। बेटा, तुमने तो देखा ही है ये अपनी बेटी की यादों में कैसे खोए खोए रहते हैं। बेटी की याद ने इनको पागल बना दिया है, दिन रात तड़पते रहते हैं। कई बार तो सपने में भी उठकर बेटी का नाम पुकारते रहते हैं। इधर इनकी दमा की बीमारी भी बढ़ गई है, ऊपर से इनका घर से बाहर निकलना बंद हो गया। जब भी बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई व्यंग का बाण इनके ऊपर आ ही पड़ता है। यहाँ तक कि अगर ये दरवाजे पर भी बैठते हैं तो कोई ना कोई चलता फिरता भी बदनामी का दाग याद दिला जाता है। बेचारे रोज़ सुबकते रहते हैं, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। मैंने इनके साथ ज़िंदगी के 35 वर्ष बिता दिए, परंतु कभी इन्हें इतना पीड़ित व दुखी नहीं देखा। अब इतने दिनों से इनका दुख देख रही हूँ, पर अब नहीं देखा जाता, पल पल इन्हें मरते हुए। इसलिए आज तुम्हारे आने से पहले मैंने हम लोगों के लिए चाय बनाई थी, उसमें मैंने जहर मिला दिया था। अब साथ में मरेंगे। शायद हमारे पापों का यही दंड है। क्या? राधा की बात सुनकर प्रेम के आंसुओं ने तो जैसे उसको मानना ही छोड़ दिया और जोरों से बरस पड़े। प्रेम एक पल भी वहाँ रुके बिना वहाँ से चला गया। दूसरे दिन के अखबार में शर्मा जी व उनकी पत्नी की एक दूसरे के गले में हाथ डाले सोए हुओं की तस्वीर आई। साथ में लिखा था, दोनों ने बेटी के गम में आत्महत्या कर ली। प्रेम सीधा शर्मा जी के घर गया तो पता चला उनके शव को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। उसके उपरांत लावारिस लाशों के साथ जला दिया जाएगा।
अस्पताल पहुंचकर प्रेम ने शव को लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और रिश्ते में अपने आप को उनका मुंह बोला बेटा बताया। उनका शव लेकर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया एवं तदंतर हिंदू रिवाजों के अनुसार पूर्ण क्रियाकर्म संपूर्ण करवाया। समय अपनी गति से चलता रहता है, इसलिए इस बात को लगभग 15 वर्ष गुजर गए थे और अब संस्कृति के 14 वर्ष की बेटी भी है। संस्कृति अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही है। संस्कृति की बेटी दीक्षा कक्षा 10 की छात्रा है। एक दिन मातृ दिवस पर आयोजित हुए कार्यक्रम में दीक्षा माँ विषय पर एक गीत प्रस्तुत करती है और उसे पुरस्कार स्वरूप एक प्रतिभावान लेखक प्रेम की सुप्रसिद्ध कृति शादी का बजट मिलती है। घर जाकर उसने पुरस्कार के बारे में अपनी माँ को बताया। वो पुस्तक अपनी माँ को देते हुए बोली, मम्मी मैंने अपनी माँ पर गीत सुनाया इसलिए मुझे ये पुरस्कार मिला, अतः इसकी हकदार आप हो, तो ये आप रखिएगा, आप इसे पढ़िएगा एवं इससे जो भी सीखने को मिले वो मुझे भी सिखाना। दूसरे दिन सुबह ही दीक्षा फिर पूछ बैठी, मम्मी क्या आपने वो पुस्तक पढ़ी? नहीं बेटा अभी नहीं पढ़ी। तो कब पढ़ोगी मम्मी? टीचर कह रही थी वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आज दिन मैं पढ़ूंगी बेटा। ओके मम्मी, फिर शाम को मैं आपसे पूछूंगी कि उसमें क्या लिखा है। इतना कहकर दीक्षा विद्यालय चली गई। पुस्तक के बारे में कई बार समाचार पत्रों व टेलीविज़न पर भी आ चुका था, अतः जिज्ञासावश संस्कृति ने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पुस्तक को पढ़ती जाती उसे अपना बचपन याद आता जाता। आकर्षणवश वो पुस्तक को छोड़ ही नहीं पा रही थी। तभी पुस्तक में उसका सामना उस सुखद घटना से हुआ जो उसके द्वारा दुखद घटना बन गई। उसके अनंतर उसके माता पिता की हालत, उनकी बेइज्जती और अंत में एक दूसरे को जहर देकर मारने वाली बात ने उसका पूरा आंचल आंसुओं से भिगो दिया। वो अपने आप को घंटों तक कोसती रही और पूछती रही, इस सुखी जीवन का मतलब क्या है? मुझे जीवन देने वालों को मैंने ऐसे कांटों में ढकेल दिया, यहाँ तक कि उनके प्राण भी ले लिए, तो मुझे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी जैसी बेटी को पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए। शायद लोग मेरी जैसी बेटी की वजह से ही अपनी नन्ही अबोध बच्चियों के प्राण ले लेते हैं। भले ही वो गलत करते हैं, पर यदि मेरी जैसी बेटी हो तो उनका करना गलत नहीं होता है, पाप है, पर इससे भी पढ़कर पाप तो मैंने किया है। हे भगवान, मैं क्या मुँह दिखाऊंगी अपने माँ बाप को। संस्कृति ऐसे ही बिलख रही थी, तभी उसकी बेटी ने उसे आवाज़ दे दी, मम्मी मैं आ गई। संस्कृति अपने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी के पास गई और उसे गले से लगा लिया। पता है मम्मी, आज हमारे स्कूल में कौन आए थे? कौन आए थे? प्रेम सर आए थे, जिन्होंने वो किताब लिखी है। अच्छा हाँ, उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। पर पता है मैंने क्या कहा? क्या कहा मेरी रानी बेटी ने? मैंने कहा कि मैं तो मेरी मम्मी जैसी बनूंगी। नहीं, दीक्षा की बात सुनते ही संस्कृति ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अपने कर्मों की इससे बड़ी सज़ा और क्या मिलती कि वो अपनी बेटी को ये भी नहीं कह सकती थी कि वो उसकी तरह बने। उसके अब बहने वाले आंसू पश्चाताप के आंसू थे, पर क्या इन आंसुओं से उसके द्वारा किया गया घोर पाप मिट जाएगा? अंत में उसके बहते आंसुओं में वह केवल एक सुनहरी याद ही रख पाई, और वो थी उसकी शादी का बजट, जिसमें वो अपने माता पिता के गले लगकर रोई थी और उनकी चिंता की घड़ियों में शरीक हुई थी। और उसके दिल से आवाज़ निकली, ऐसी लड़कियां कभी सुखी नहीं रह सकती हैं जो अपने माता पिता का दिल दुखाकर शादी करती हैं। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भागकर शादी करने वाली लड़कियों के पिता के दुख का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। समाज की जिलालत और अपने बेटी के द्वारा किए विश्वासघात को हर कोई सहन नहीं कर पाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।